बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 11 तार, मैं वसीम बादामी। पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल क्या है, दुनिया भर में सूरत हाल क्या है? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन की तादाद अब तकरीबन 7.5 मिलियन होने वाली है। 75 लाख अफराद होने वाले हैं इससे मुतासर, 74 लाख से ज़्यादा हैं। अभी पिछले 4 घंटे में 75,000 से ज़ायद नए केसेस आ गए हैं पूरी दुनिया में। यानी अभी जब प्रोग्राम शुरू हुआ है और जब प्रोग्राम ख़त्म होगा, इस दौरान दुनिया में 20-30 हज़ार मजीद लोग कोरोना से मुतासिर हो चुके होंगे। 4,15,000 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए हैं और पिछले 24 घंटों में अमवात 2,800 से ज़ायद हैं। पाकिस्तान की बात करें, कुल केसेस 1,13,000 के करीब पिछले 24 घंटों में। पाकिस्तान में पहली मरतबा पिछले 24 घंटों में इतने ज़्यादा तादाद में केसेस आए हैं, जो कि हैं 5,385। इससे पहले पाकिस्तान में इतने ज़्यादा केसेस किसी भी दिन नहीं आए। याद रहे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कह चुकी है कि पाकिस्तान में पॉजिटिविटी रेट है 24% या 25%, और ये 5% से बहुत ज़्यादा है। डिज़ायर्ड लेवल 5% का है। याद रहे कि WHO कह चुका है कि पाकिस्तान में पूरे मुल्क में कोरोना से निमटने के लिए जो वेंटिलेटर्स की तादाद है वो है 751 पूरे मुल्क में। पिछले 24 घंटों में 83 अमवात हुई हैं और आलमी दर्जाबंदी में पाकिस्तान का नंबर है 15। अब तो हर गुजरते कुछ लम्हात के साथ या घंटों के साथ कुछ नए लोगों के बारे में पता लगता है कि उन्हें भी कोरोना हो गया है। मसलन पिछले कुछ घंटों में एहसन इकबाल साहब के कोरोना की खबर आई, फ़ारूक हबीब साहब के कोरोना से मुतासर होने की खबर आई, और बहुत सारे लोग। पाकिस्तान मुस्लिम नून की मरियम औरंगज़ेब साहिबा कोरोना से मुतासर हैं, उनकी वालदा तायरा औरंगज़ेब साहिबा मुतासर हैं। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब कोरोना से मुतासर हैं। और इस तरीके से एक तवील फहरिस्त हमारे साथ मौजूद होंगे। जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं जी, हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद खाकान अब्बासी साहब, चले मैं फिर एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद शाहिद खाकान अब्बासी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। खुश आमदीद आपको कहते हैं एक बार फिर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। जी वालेकुम सलाम। पहले आप बताइए, सबसे पहले तो बहुत सारी दुआएं आपके लिए। अल्लाह आपको जल्द से जल्द, आप अल्लाह करे कि नेगेटिव आ जाए आपका कोरोना इंशाल्लाह। सेहत कैसी है आपकी भी? जी सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कोई सिम्टम्स नहीं है। अच्छा। लेकिन ये वायरल चीज़ है तो बस को मॉनिटर करना पड़ता है, इसको मैनेज करना पड़ता है। अल्लाह करम करेगा। नहीं, आपने कोई सिम्टम्स महसूस किए होंगे तभी टेस्ट कराया होगा। जी मुझे बुखार हुआ था संडे को, कोई ज़्यादा हाई नहीं था, बट मैंने कहा कि टेस्ट करवा लूँ, वो टेस्ट पॉजिटिव आ गया। अच्छा, ये मरियम औरंगज़ेब साहिबा, एहसन इकबाल साहब, तारिक फजल चौधरी साहब को भी हुआ है। आप लोग कांटेक्ट में रहे पिछले कुछ दिनों? जी हम पिछले बुध को, आज भी बुध है, पिछले बुध को हम लाहौर इकट्ठे गए थे, जो शहबाज साहब की लाहौर हाई कोर्ट में हियरिंग थी उसके लिए। तो वहाँ पे मैंने देखा कि तकरीबन बहुत कम लोग मास्क पहने हुए थे, तो वहीं से मुझे खदशा है कि वहीं से ये हुआ है। क्योंकि हमने तो सबने मास्क पहने हुए थे, लेकिन वो ऑर्डिनरी मास्क थे, वो हमें प्रोटेक्ट नहीं कर रहे थे। तो दूसरे लोगों ने, अक्सर लोगों ने वहाँ मास्क नहीं पहने थे। ये कुछ हमारी बेहतियाती समझे। और शायद साहब इसमें वैसे भी मतलब ज़ाहिर है, ये तो आप इस वक्त कोरोना पेशेंट हैं तो बहुत दिल से दुआएं ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत सारी, और आप बहुत बड़ी इत्मीनान बख्श बात है कि आप बता रहे हैं कि आप इस वक्त कोई तकलीफ महसूस नहीं कर रहे, या सिम्टम्स भी महसूस नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वैसे इसमें बड़ी तनकीद हुई थी शहबाज साहब की उस पेशी पे भी, कि जिस अंदाज से कारकुनान वहाँ मौजूद भी थे, वो करीब करीब भी आए और मास्क भी नहीं पहने हुए थे। तो यह आपके ख्याल में बद एहतियाती तो हुई कारकुनान की जानिब से, जो नहीं होनी चाहिए थी? देखिए बिल्कुल हुई है, लेकिन असल बात यह है कि कोई डायरेक्शन नहीं है हुकूमत की तरफ से। हुकूमत ने तो हर चीज़ को, लॉकडाउन को ईज कर दिया है। इसका बड़ा ज़रूरी है कि इम्प्लीमेंटेशन हो हुकूमत की तरफ से। तमाम ममालिक ने इसको बड़ी सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाया है। लॉकडाउन खत्म कर दिया, उस फैसले पर तनकीद या तारीफ हो सकती है, लेकिन साथ ही वही हुकूमत ये भी तो कह रही है कि खुदा का वास्ता है मास्क पहनो, रश ना लगाओ, गले ना मिलो, हाथ ना मिलाओ। तो अगर इसको भी कोई फॉलो नहीं कर रहा तो उसकी गलती है ना, या हुकूमत को डंडा लेके खड़े रहना चाहिए बंदे के पीछे? नहीं देखें, ये सोशल सिर्फ अवेयरनेस से बात नहीं होगी, ये सिर्फ रिकमेंड करने से नहीं होगी, तो फिर इसको इम्प्लीमेंट करवाना पड़ता है। जो दुनिया के बड़े एडवांस ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जहाँ पर लिटरेसी रेट 100% है, वहाँ भी उन्होंने इम्प्लीमेंट करवाया है। अगर आप सिर्फ अवाम पे अदालत के बाहर अगर हुकूमत इम्प्लीमेंट करवाती तो आप कहते हैं ना कि सियासी इंतकाम का निशाना बना रहे हैं, देखो हमारे लोगों को पकड़ के ले गए दूर। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं, मैं देखें, अदालत तो एक जगह है ना, वहाँ तो पूरा शहर ही, आप यकीन करें पाकिस्तान के अक्सर इलाकों में लॉकडाउन हुआ ही नहीं। मैं तो ट्रैवल करता रहा हूँ, मैं यहाँ से कराची भी बाय रोड गया उस पीरियड में, पेशावर भी गया,
तो मुझे कोई लॉकडाउन नजर नहीं आया। तो ये एक इम्प्लीमेंटेशन का बड़ा सीरियस एक फुकदान रहा है और स्ट्रेटजी का भी फुकदान है। लेकिन ये हुकूमत क्या करना जो चाहती जो गवर्नमेंट की बात है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन खुद यानी अब शहबाज साहब को या आपकी पार्टी को नहीं इस बारे में सोचना चाहिए कि अगली जब भी शहबाज साहब की पेशी हो तो बाकायदा कहें कारकुनान से कि वो जहमत ना करें, इसलिए कि शहबाज साहब तो एक दफ़ा नैब गए ही इसलिए नहीं कि कोरोना का खतरा है, और अगले दिन अदालत गए, वहाँ पे सब ये कह रहे थे कि इतने सारे लोग थे, और आपकी खुद की आज यह बता रहे राय है कि वहीं से आपको कोरोना लगा है। तो आइंदा से आप कहेंगे कारकुनान से कि ना जहमत करें? जी बिल्कुल कहा है। शहबाज साहब ने कभी किसी को नहीं कहा कि वो हमेशा मना करते रहे हैं कि मत आए, लेकिन उस दिन चूंकि एक ऐसा माहौल पैदा हो गया तो हम इस्लामाबाद में थे तो हमने ये जरूरी समझा कि वहाँ होना जरूरी है, तो हम अपनी एहतियात करके गए थे। तो शहबाज साहब की तरफ से पार्टी से कभी कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं थी कि आप आए और वहाँ पर कुछ करें। ये कुछ जज्बाती लगाव होता है, पार्टी का वर्कर सामने आता है। बहरहाल नेशनल असेंबली का जो सेशन कॉल हुआ शायद आपको उस पर रिग्रेट है, इसलिए कि आप देख रहे हैं पांच तो आपके कॉलीग्स, मुनीर और रज़ई साहब, यहाँ सिंध से भी एक वजीर साहब, मुर्तज़ा साहब, यानी इतने सारे लोग जहाँ बहक हो गए। तब से कह रहे थे गवर्नमेंट के लोग, फवाद चौधरी साहब तो बाकायदा कह रहे थे वर्चुअल सेशन होना चाहिए, मुमकिन है, फिर भी नेशनल असेंबली का सेशन बुलाया गया और आप सबसे ज़्यादा वोकल वॉइस थे कि बिल्कुल बुलाना चाहिए पार्लियामेंट का इजलास। आप समझते हैं कि नहीं वर्चुअल सेशन बुलाना इससे ज़्यादा बेहतर हो सकता था? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें, पार्लियामेंट के इजलास से किसी को कोरोना नहीं हुआ, कोई ऐसी शहादत नहीं है कि पार्लियामेंट के इजलास से हो। पार्लियामेंट के इजलास में 10-10, 12-12 फुट का फासला है, वहाँ पर डिसइंफेक्शन हुई है, आपको ग्लव भी मुहैया किए जाते हैं, सैनिटाइजर भी दिए जाते हैं, मास्क भी दिए जाते हैं। वहाँ पार्लियामेंट के अंदर मैं नहीं समझता कि कोई खतरा है। और अब तो जो बजट सेशन के लिए किया गया है उसमें तो बिल्कुल ही खतरात नहीं है। तो ये बड़ी गैर माकूल बात है कि पार्लियामेंट का इजलास या पार्लियामेंट के मेंबरान अगर बीमार हुए हैं, हम सबको जो कोरोना लगा है वो पार्लियामेंट से नहीं, ये हमारे जो नॉर्मल इंटरेक्शन होता है, क्योंकि सियासी आदमी किसी को ना नहीं कर सकता। सवाल से देखिए कि एक चीज के बारे में अगर एक ऑल्टरनेटिव मौजूद है तो फिर चांस भी लेने की क्या जरूरत है? लोग ट्रैवल करके आएंगे, वहां का अमला भी आएगा, वो अमला आपको डॉक्यूमेंट्स भी पकड़ाएगा, वो अमला पता नहीं अपने घर में कितनी एहतियात कर रहा है नहीं कर रहा, वो जिस बैकग्राउंड से वो पता नहीं वो कोरोना को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी समझ रहा है नहीं, मतलब अगर एक मुतबादिल है तो। और आपके हवाले से भी कहा जा रहा है कि आपने ये कहा था कि अगर यहाँ इस सेशन की वजह से किसी को कोरोना हुआ तो मैं जिम्मेदार हूँ। जी, मैं आज भी जिम्मेदार हूँ। अगर सेशन से कोरोना होता है मैं जिम्मेदार हूँ, सेशन से कोरोना होना सब ये दावा तो इसमें कुर्रा अर्ज में कोई नहीं कर सकता कि इस जगह से किसी को कोरोना हो जाए तो मुझसे जवाब लेना, मतलब ये कैसे आप दावा कर सकते हैं? देखें, ये एक मुहावरतन बात की जाती है ना कि मैं इसमें इतना सीरियसली बिलीव करता हूँ इस बात में कि मैं ये कहने को तैयार हूँ, और ये हकीकत है। देखें, इसलिए कि वो जगह आप कह रहे हैं इतने जबरदस्त हिफाजती इंतजाम है वहां पर कि वहां से हो ही नहीं सकता किसी को कोरोना। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे जो एहतियात है उससे हो नहीं सकता। तो असेंबली का इजलास वर्चुअल नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। पूरी दुनिया में इजलास जो हैं वो बुलाए जाते हैं क्योंकि ये एक इमोशनल रिस्पांस होता है असेंबली का इजलास, ये कोई टेक्निकल बात नहीं है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये बता दीजिए शाहिद खान भाई साहब, अब बजट आने वाला है, अब जाहिर इस पर बहुत तफसीली बहस हो सकती है, मेरा सवाल बड़ा प्रिसाइज है। शाहिद खाकान अब्बासी के ख्याल में कौन सी ऐसी 3 चीजें प्रैक्टिकली स्पीकिंग, यानी हम ये नहीं कि जनाब बर्बाद कर दिया इकोनॉमी को, वो सब ठीक है, हम रोजाना बात करते हैं, 3 ऐसे इकदाम जो बजट में गवर्नमेंट को करना चाहिए प्रिसाइसली, ये बताइएगा। देखिए, मैं माजरत से कहूंगा कि इस हुकूमत ने मईशत को जहां पहुंचा दिया है, जो आज मईशत की हालत है, बजट कोई इशू नहीं है, इसलिए कि जो आपकी वफाक की आमदन है वो सूद का खर्चा भी पूरा नहीं करती, तो आप बजट क्या बनाएंगे? हाँ, आपने तो खर्चा करना है ना, जो खर्चा आपने करना है सारा कर्जा लेके करेंगे, जितना कर्जा कम ले इतना बेहतर होगा। तो अपने अखराजात को भी कंट्रोल में करें और कम से कम कर्जा लें, ये सारी बात है। ये कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं, पाकिस्तान का बजट आप भी बना सकते हैं। लेकिन आप मुझसे बेहतर बनाते हैं तो आप प्रिसाइज बताइए ना कि ये करना चाहिए, ये और ये 3 काम इस बजट में होने चाहिए, इतनी एलोकेशन, ये बताएं प्रिसाइसली। मैं तो एक बात की बात खत्म कर देता हूँ। हाँ। देखें, बहुत सी चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, सूद का खर्चा आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ। आपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, शुक्र है उसमें थोड़ी कमी आई है, उसको थोड़ा और कम कर दें, आपको बचत हो जाएगी। आप डिफेंस एक्सपेंडिचर में कमी करना बहुत मुश्किल है, करंट एक्सपेंडिचर में कमी करना बहुत मुश्किल है, और जो आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर है, आज मेरे नज़र में आपके पास वाहिद रास्ता है मुल्क की इकॉनमी को बूस्ट देने का कि हुकूमत जो है
ये 5, 8, 10 ट्रिलियन रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दें पब्लिक सेक्टर में। आपने मोटरवेज बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, अस्पताल बनाने हैं, जो कुछ करना है, कर्जा आपने लेना है, लेकिन ये कर्जा जो है ये पॉजिटिव होगा, ये आपकी इकोनॉमी को बूस्ट देगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आएंगी और मुल्क तरक्की करेगा। फिर वो कर्जा वापस तो देना है ना जी, फिर वो कर्जा सिर्फ लेना तो नहीं है ना, वापस भी देना है जी। कर्जा अगर आप उसको खर्च करेंगे मुस्बत मकासद के लिए, ग्रोथ के लिए अगर खर्च करेंगे तो आपको उसका रिटर्न मिल जाएगा। बड़ा आसान फार्मूला था दुनिया में। आप कर्जा लेकर इन्वेस्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट से आप कर्जा वापस करते हैं। आगे बढ़ते अगर आप कर्जा लेके खा जाएंगे, उस पर कोई पॉजिटिव चीज नहीं बनेगी, फिर प्रॉब्लम पैदा होता है। LNG के हवाले से अगर आपकी पेशी आपने मुत्तला कर दिया कि आप कोरोना में और आप नहीं आ सकते? जी, मैंने पेशी थी तो मेरे वकील ने बता दिया था, तो अब उन्होंने अगली तारीख 6 जुलाई की दी है। इंशाल्लाह उस वक्त तक सेहतियात हो जाएंगे तो इंशाल्लाह पेश हो जाएंगे। तो शाहिद साहब, आप एक बार फिर बहुत से नेक ख्वाहिशात, और इस हवाले से यानी आप और गवर्नमेंट एक पेज पर हैं कि कम से कम पार्लियामेंट की हद तक आपको भी लगता है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इतने ज़बरदस्त इक़दाम किए हैं कि वहाँ से किसी को कोरोना होने का कोई चांस ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। देखिए, अगर आप लगाना चाहें तो लग सकता है, अगर आप एहतियात नहीं करेंगे, अगर आप मास्क नहीं पहनेंगे तो कोरोना लगने का खदशा है। देखिए, जो SOPs हैं बड़े मामूली से SOPs हैं, और ये आम लोग नहीं है, कौमी असेंबली के मेंबरान है, उसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह कोरोना नहीं होगा। लेकिन इक़दाम से आप बहुत फिर मैं जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकन अब्बासी साहब, पाकिस्तान के साबिक वज़ीर, बात कर रहे थे हमसे। और कोरोना से बहुत सारे लोग मुतासर हैं, आप जानते हैं। खुद हमारे अपने कॉलीग्स में शफात साहब, मॉर्निंग शो के होस्ट, मारिया मेमन साहिबा, और फिर एक बहुत सारे लोग हैं जो कि इससे मुतासर हैं। तो हम ज़रा उनसे बात करेंगे। अबरारुल हक साहब मुतासर हैं, मारिया मेमन साहिबा और अबरारुल हक साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुश आमदेद। कोरोना से हमारे 2 साथी मुतासर हैं, एक हमारी कॉलीग मारिया मेमन साहिबा, एक हमारे दोस्त भाई जनाब अबरारुल हक साहब। शाहिद खाकन अब्बासी साहब से भी आपने बात सुनी। इस वक्त मारिया मेमन और अबरारुल हक मौजूद। दोनों का बहुत शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं सबके लिए। ऑफ कोर्स यानी पाकिस्तान में एक फ़र्द, दुनिया में एक फ़र्द जो कोरोना से मुतासर है, उसके लिए बहुत दिल से दुआएं। हम सिर्फ कुछ उन चेहरों को जो कि शनासा है उनको लेकर इसलिए बात करते हैं, ज़ाहिर है कि उनको ज़्यादा लोग सुनते हैं तो ज़्यादा लोग ज़रा कैफियत भी जान सकते हैं, ये भी जान सकते हैं कि भाई ये हो रहा है, ये अमरीकी यहूदी साजिश है या नहीं, इसको भी छोड़ दें चले, लेकिन हो रहा है और आप एहतियात से बच भी सकते हैं, तो ये सब आप कर लें। मारिया, अस्सलाम वालेकुम। अब एक तो मैं इस पर बात भी करूंगा और मैं इसलिए कह भी रहा हूँ, मैंने आपसे इजाज़त भी ली है पहले कि अगर मैं इस पर बात कर सकूँ, यानी एंड यूर काइंड इनफ कि आपने इजाज़त दी। आपकी वालदा का भी अभी इंतकाल हुआ आज से मेरे ख्याल 3 या 4 दिन पहले ही, तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए और बहुत दिली ताज़ियत आपसे। मैं आई एम श्योर कि जितने लोग देख रहे होंगे सब बहुत दिल से उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रहम फरमाए और आपको सब्र जमील अता फरमाए। बल्कि हमारे पहले तो मुझे ये बताएं कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको जब कोरोना था और आपकी वालदा की डेथ हुई उस दौरान? जी जी जी, ऐसा ही हुआ वसीम। मेरी वालदा पहले से लील थी, उन्हें एडवांस स्टेज कैंसर था और उनके इलाज के सिलसिले में लाहौर में मेरा बहुत अस्पतालों का चक्कर लगाना था, फार्मेसीज में जाना था। तो यूजली मैं बहुत एहतियात करती हूँ, इसलिए मैं प्रोग्राम के अंदर भी लोगों को यही कहती हूँ कि आप ख्याल कीजिए। लेकिन बस वो वक्त ऐसा था कि 2 हफ्ते बहुत अस्पतालों के चक्कर लगे और मुझे लगता है वहीं से कहीं एक मुझे वायरस जो है लग गया। दवाई पकड़ी है, फार्मेसी में जाके बाहर आई हूँ और वो उसने काम कर दिखाया। उसके बाद मुझे जब हल्के से सिम्टम्स आए तो जब आप किसी ऐसे पेशेंट के साथ रहते हैं तो आपको होता है कि खुदा ना खास्ता वायरस जो है वो ट्रैवल ना करे घर में किसी और पे। तो मैंने फौरन से पहले इस्लामाबाद आके आइसोलेट किया और टेस्ट करा लिया अपने आप को। बाकी घर वालों के टेस्ट जो हुए हैं वो सारे नेगेटिव से, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है मेरी वजह से किसी को नहीं कोविड जो है पास ऑन हुआ। बिकॉज वो जो गिल्ट होता है आपके दिल में कि कोई ऐसे शख्स को आप वो वायरस पास ऑन कर दो जो शायद उससे ना संभाल पाए, वो बहुत हैवी होता है वसीम, और वो शायद आप अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाते। वालदा मेरी के बारे में लोगों ने बड़े सवालात पूछे, क्या वो भी कोविड से उनका इंतकाल हुआ? नहीं, उनकी कीमोथेरेपी थी, वो कैंसर की मरीजा थी। हमें डॉक्टर्स ने बताया था कि हो सकता है कि इसके पहली कीमोथेरेपी के बाद इस तरह के नतीजे आ सकते हैं, और हम मेंटली इसके बारे में तैयार भी थे। मेरी वालदा को डॉक्टर थी, वो तमाम चीज़ें इसके बारे में जानती थी, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या होंगे। तो मारिया, मुझे ये बताइए कि चूंकि हम ये, आपने तो खुद ये बिन थ्रू दिस, काश ऐसा ना होता, लेकिन ज़ाहिर आप इस सबसे गुजरी हैं, तो आप बताइए कि क्या ऐसा हो रहा है कि कोरोना की वजह से चूंकि अस्पताल बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड हैं, इसलिए जो और पेशेंट्स हैं वो बड़े बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं?
आपको इसका सामना करना पड़ा, फैसल सब्जवारी को इसका सामना करना पड़ा, उन्होंने बताया हमें, आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? वसीम, ऐसा हुआ है, जो क्रिटिकल केयर पेशेंट्स हैं, अस्पताल जो हैं वो उनको एडमिट नहीं कर रहे बहुत सारे केसेस के अंदर। वो आपको क्लियर कट बता देते हैं कि जी लोकल ट्रांसमिशन लाहौर में बहुत ज़्यादा है। हमारे हॉस्पिटल से भी 60-70% एक्चुअली ये फिगर कोट किया गया कि लग सकता है कोरोना पेशेंट्स को, तो उससे बेहतर है कि आप उनको अपने साथ घर ले जाएं। कीमो के बाद यूजली हमारी ख्वाहिश थी कि उनको हम मॉनिटर कर लेते ताकि वो किसी अस्पताल में रहते, लेकिन उन्होंने हमें साफ साफ बता दिया कि इसकी प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो आप बेहतर होगा आपके पेशेंट को ले जाएं। इसी तरह वसीम बहुत सारे पेशेंट हार्ट सर्जरीज हैं, जिनकी ब्रेन सर्जरीज हैं, और तो और अगर बच्चों की कोई प्रॉब्लम हो तो पीडियाट्रिशियंस जो है इवन उन तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। तो इसका मतलब एक हेल्थ क्राइसिस, हेल्थ इमरजेंसी है ना मुल्क में। अगर इसको भी हेल्थ क्राइसिस इमरजेंसी नहीं कहेंगे तो किसको कहेंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए जो कोरोना की तादाद हमारे सामने आ रही है ना, इसके अलावा जो पेशेंट्स वापस लौटा दिए जाते हैं घरों को और वहां जाकर उनका इंतकाल हो जाता है, तो वो डायरेक्टली कोविड की वजह से तो नहीं, लेकिन उसके बाद जो क्रिएटेड हालात हैं उसके नतीजे में वो एक बड़ा सीरियस क्राइसिस है, क्योंकि इस तजर्बे से हमको गुजरे हैं। और तो यानी इसलिए भी सबको अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़े कि अस्पतालों का रुख ना करना पड़े, इसलिए कि वहाँ की सूरत हाल बहुत। और अगेन मैं और आप, हम लोग तो लकीली वो लोग हैं कि जिनकी 4 जगहों पर एक्सेस है, हम 2 जगहों पर फोन कर सकते हैं। अगर हमें प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आम आदमी को तो हमसे 100 गुना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी ना। बड़ी सीधी सी बात है। और बिल्कुल वसीम, और ये देखिए ना, अल्लाह का शुक्र है, हमारा हमसे अल्लाह का करम है, हम फोन उठाएंगे, हमें डॉक्टर भी हमारी बात सुनेंगे। अगर खुदा ना खास्ता हमें कोविड हो जाएगा, हम फल भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम ये तमाम फैंसी चीजें अफोर्ड कर सकते हैं। ये ऑक्सीमीटर जो मैंने लिया है 2500 रुपए का, जब मैंने इसकी कीमत बताई तो लोगों ने मुझे फीडबैक जब दिया, उन्होंने कहा कि हमारी इतनी सकत भी नहीं है, या हमें क्या बातें बता रही हैं, ये तो आप लोगों की बात है ना जो अफोर्ड कर सकते हैं। हम 2500 रुपए का ऑक्सीमीटर कहाँ से लेके आएंगे, हम फल कहाँ से खाएंगे, जो आप हमें बता रही हैं सारी चीजें हम कैसे अफोर्ड करेंगे। आइसोलेशन क्या चीज होती है, हमारे तो कमरों में 8-8 लोग रहते हैं, आप तो बहुत महारानी हैं, आप एक कमरे में आइसोलेट करेंगी, हम लोग क्या कर सकते हैं। और बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न है। सही बात है। और मारिया ये भी बताइए, मुझे खुद भी मैं चाहता था जानूं, और इसीलिए मैंने शो से पहले आपको फ़ोन किया और आपसे पूछी ये बात, और आपसे इजाज़त लेके अब मैं आपसे ऑन एयर सवाल कर रहा हूँ कि ये हाउ सीरियस इट कैन गेट कि आप दूसरे शहर में थी, वालदा का इंतकाल दूसरे शहर में हुआ, और आप चूँकि उस वक्त कोरोना से मुतासिर थी तो आप उनके आखिरी रस्मात में शिरकत नहीं कर पाई आप। बिल्कुल वसीम, और ये फैसला मेरा खुद था। अगर मैं जिद करती तो शायद मेरे घर वाले वो मेरी जिद के आगे कुछ नहीं टेक देते। शायद वो इस सोच में जरूर पड़ते कि बेटी का दिल करता है माँ को देखने में, तो उसको जरूर आना चाहिए, लेकिन मैंने उन्हें इस आजमाइश में नहीं डाला वसीम। मुझे खुद अंदाजा था कि ये ऐसा वक्त नहीं है। मेरे वालिद साहब ज़ईफ हैं, उनके बहन भाई या जो भी जो 10-12 लोग आते हैं, मैं उन तक ये वायरस नहीं देना चाहती थी कि वो आगे जाके पास ऑन हो जाए। तो मैंने खुद फैसला कर लिया। मैंने खुद अपने वालिद साहब को फ़ोन किया, उनको मैंने कहा कि मुश्किल फैसला है, आई नो, पर मैं कल नहीं आऊँगी तकसीम के अंदर। और फिर वो फ़ोन पे, स्काइप पे, जो भी, मतलब वो बात तो बिल्कुल नहीं होती है। एक प्रॉपर गुड बाय कहते हैं, प्रॉपर क्लोजर होता है। मैंने स्काइप के ऊपर देखा अपनी अम्मी का जनाजा। मुश्किल वक्त था, मुश्किल फैसला था, लेकिन ये ज़रूरी था, बिकॉज अपनी जिद में, अपनी किसी हटदर्मी में मैं चली जाती। मैं अपनी माँ को, मतलब वहाँ पे उनको अलविदा कह भी देती, लेकिन उसके बाद की जो कीमत है वो चुकाने को शायद मैं दिली तौर पे तैयार नहीं थी कि खुदा ना खास्ता किसी एक को भी आपकी वजह से वायरस लग जाए तो फिर आप अपने आप को माफ नहीं कर पाते। साइकोलॉजिकल टॉल बहुत बड़ा है इसका, क्योंकि आपकी वालदा अगर फौत हो जाए और मैंने 14 दिन से मेरा कोई ह्यूमन कॉन्टैक्ट नहीं है, आप किसी से गले लगकर रो नहीं सकते, आप किसी का हाथ पकड़ के अपने दिल की बात नहीं कह सकते, बिकॉज आपका दिल करता है कि आप इससे अपना गम बांटें। और अब जब मेरे आज टेस्ट कराया है, इंशाल्लाह कल वो नेगेटिव आता है, तो उसके बाद पहली दफा मैं खुल के, जिसे कहते हो ना, अपने गम का इजहार कर पाऊंगी। लेकिन मैं इसको कंक्लूड ऐसे करूंगी कि ऐसे बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, मैं अकेली नहीं हूँ, और इससे आपका गम थोड़ा बट जाता है। चाहे जितना बड़ा भी आपका गम हो, ऑफकोर्स वो रहेगा, लेकिन अब अपने इर्द गिर्द में देख रही हूँ ऐसे बहुत से खानदान हैं जो अपने आखिरी रसूमात अपने प्यारों के उसमें शरीक नहीं हो पा रहे हैं। और ये एक मुश्किल फैसला है, लेकिन शायद इसके लिए इस हकीकत को हमें तस्लीम करना पड़ेगा कि आज 2020 में जो भी है, ये अजाब है, वबा है, अफ्ताद है, आप इसको जो नाम दे दीजिए, लेकिन इसके अंदर जो है शायद आपको ऐसे सख्त फैसले करने होंगे। आई एम सो सॉरी फॉर योर लॉस। और ये मैं सिर्फ सोच ही सकता हूँ कि ये कितना सख्त होगा। अल्लाह ताला आपको सब्र जमील अता फरमाए। और ये लोगों के लिए भी है कि हो सकता है आपने व्हाट्सएप मैसेजेस पर इस तरह की कहानियाँ सुनी हो। ये मारिया मेमन, एयरवे के एंकर, जिनको आप सब जानते हैं, सुबह शाम देखते हैं, ये उनकी अपनी रुदाद है।
तो देखिए ये कभी भी कोई भी हो सकता है। ये मारिया कल तक ऐसे लोगों के बारे में रिपोर्ट कर रही थी, आज हम मारिया से उनका एक्सपीरियंस सुन रहे हैं। तो ये कभी भी कोई भी हो सकता है, इस पर प्लीज़ बहुत एहतियात करें। अबरार भाई भी मेरे साथ हैं, मारिया के दौलत में भी हमारे साथ रह सकें। अबरार भाई अस्सलाम वालेकुम, और आई होप आप बेहतर फील कर रहे हो। आप बताइएगा कि क्या कैसी तबीयत अभी आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम, बहुत शुक्रिया। मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। आज मेरा तकरीबन क्वारंटाइन में 13वां दिन है, लेकिन मैं अभी चूंकि मारिया की बात सुन रहा था, मुझे बड़ा दुख हुआ मारिया की अम्मी का सुन के। मारिया, मैं तज़ियत करता हूँ, अल्लाह ताला उनको गरीक की रहमत करे, आपको जल्द सेहतियाब करे। और जितने लोग भी बिलखुसूस इस वायरस की वजह से चले गए हैं, परसों मेरा एक दोस्त बहुत ही प्यारा राशिद जो MPA पिंडी से, उसकी वालदा का भी इंतकाल हुआ। सब लोगों से हम तज़ियत करते हैं। और अबरार भाई, आपको अंदाजा है कि आपके ख्याल में आपको कहाँ से लगा है? खुर्रम शेर जमान साहब भी मेरे साथ है, मैं उनसे ही बात करूंगा। उनको हाँ, अभी तो कोरोना पॉजिटिव आया है खुर्रम साहब को। जी वसीम, ये इसको आइडेंटिफाई करना बड़ा मुश्किल होगा। हम घूमते फिरते रहे हैं बहुत ज्यादा। आपको पता है रेड क्रेसेंट के प्लेटफॉर्म से और सहारा के प्लेटफॉर्म से वो हम एक फोर्स भी बनाई हुई थी हमने। उनसे बहुत सारे लड़कों से हम रोजाना मिलते थे। उसके बाद फिर 15 दिन में कोरोना स्पेसिफिक हॉस्पिटल बनाना था, उसमें भी कबल के। बाय द वे, एक चीज मैं आपकी अभी जो आप बड़ी गुफ्तगू कर रहे थे ना कि इंसान को कहाँ से ये लगता है, तो जो मेन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है ना, अस्पताल उनमें से एक होते हैं। जी, ऐसे ही हमारा अस्पताल नहीं जो, तो वो तो खैर नया बन रहा था। लेकिन मैं बताऊं आपको कि जब हम बनाने जा रहे थे हॉस्पिटल, हमने आधा बना लिया, तो हमने चाइनीज एम्बेसडर से रिक्वेस्ट की कि आपके डॉक्टर्स आए हुए हैं, जरा उनको विजिट कराएं। उन्होंने विजिट किया और उन्होंने बड़ा सा क्रॉस लगा दिया हॉस्पिटल पे। उन्होंने कहा यू विल बिकम a source of spreading this virus and this is exactly what we did in Wuhan। हमने ऐसे ही फैलाया था और हॉस्पिटल हमारे फैला रहे थे। तो मैंने कहा हम क्या करें? कहता आप 2P और 3 zones फार्मूला बनाए, 2 पैसेज और 3 zones। मैंने कहा वो क्या बला होती है? फिर उसने हमें बताया, जो कि अब मैं आपकी प्रोग्राम की वजह से सारी हुकूमत को भी बताना चाहता हूँ, सब लोगों को बताना कि सारे अस्पतालों को 2 पैसेज, यानी मरीज किसी और रास्ते से आएगा और बाहर किसी और रास्ते से जाएगा, डॉक्टर किसी और रास्ते से, और फिर एक क्लीन जोन होगा, एक बफर जोन होगा और एक डर्टी जोन होगा। और ये तीनों जोन्स फर्क होंगे। उनके बाकायदा SOPs होते हैं। जो पानी बाहर जाता है उसको, पानी को किस तरह से डिसइंफेक्ट करना, जो AC से हवा बाहर जाती है, ये सारा काम हमने एक्स्ट्रा 7 डेज लगा के अपने अस्पताल में, फिर भी हमने 15 दिन में ये बना लिया। लेकिन कोई अस्पताल हमारा पाकिस्तान में P और 3Z फार्मूला के तहत नहीं बना हुआ, इसलिए वो सोर्स ऑफ स्प्रेडिंग वायरस हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जितनी भी मारिया बता रही थी अभी, ड्रग स्टोर्स हैं, इस तरह की जितनी भी शॉप्स हैं, अनफॉर्चुनेटली वो इसको वायरस कह रही है कि इनकी वालदा को बाकायदा ये कहा गया कि अभी अब ले जाएं, वरना खुदा न खासा कोविड से मुतासर ना हो जाए। खुर्रम शेर जमान में, खुर्रम भाई अस्सलाम वालेकुम। खुर्रम शेर जमान, वालेकुम अस्सलाम। आपका कोरोना पॉजिटिव आया है? थोड़ी देर पहले आपने टेस्ट जो रिजल्ट आई, रिपोर्ट आई आपकी? जी जनाब। क्या कैसी तबीयत है आपकी अभी? तबीयत मेरी ठीक है काशिफ। असल में हुआ ऐसा है कि जुमेरात वाले दिन हमारा असेंबली के अंदर इजलास था। जी जी। और उस दिन तक मैं बिल्कुल ठीक था। मेरी एक्टिविटीज रही हैं, बाहर में आता जाता था और एहतियात करता था, मास्क पहनता था जितना ज्यादा से ज्यादा होता था। लेकिन उस दिन जब सिंध असेंबली के मैं इजलास में गया हूँ, तो वहाँ से जब मैं निकला हूँ तो 8 बजे मुझे रात को बुखार आया है और मुझे फील हुआ कि शायद कुछ गड़बड़ है। तो जुमेरात वाले दिन ही मैंने अपने आप को आइसोलेट करके कमरे में बंद कर लिया था। कल जब मैंने उसका टेस्ट करवाया अपना, तो मेरा जो टेस्ट है वो पॉजिटिव आया है। लेकिन देखिए काशिफ साहब, बात यह है कि जी, मैं वसीम बदामी अर्ज कर रहा थी। जी आई एम सॉरी। अच्छा वसीम भाई, बात असल में ये है कि देखिए उस दिन जब हम असेंबली में मौजूद थे, तो हमारे इजलास खत्म होने के बाद भी हमें वसीम पता चला है कि वहाँ पर जो है जो कुछ हमारे MPs ऐसे बैठे थे जिनका पॉजिटिव निकला है। अब मैं तो अपना टेस्ट करवा कर वहाँ पे किया था, मैंने अपना टेस्ट दिखाया भी था कि मेरा टेस्ट नेगेटिव आया है। लेकिन वहाँ पे अगर काश सिंध सेक्रेटरीट ने, असेंबली ने अगर पहले से सबके टेस्ट लेकर अगर उनको एंटर किया होता, तो मेरे ख्याल से मुझे आपको लगता है सिंध असेंबली के इजलास से आप शिकार हुए इसका? 100% मुझे वसीम में जो होना वहीं से मुझे इफेक्ट हुआ इसका, और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। क्योंकि मुझे पता है कि मैं एहतियात कर रहा था, मैं मास्क पहन रहा था, मैंने अपना डिस्टेंस रखा हुआ था। और खुर्रम साहब, अब ये आप इस वक्त खुद में पेशेंट हैं कोरोना के, और मेरी ऑफ कोर्स बहुत दिल से आपके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द आपको सेहतयाब करें। इंशाल्लाह पूरी कौम दुआ करेगी, आई एम श्योर। हमारे ज़ाहिर पॉलिटिकल या किसी हवाले से राय किसी की किसी से मुख्तलिफ हो, लेकिन ज़ाहिर है ये तो इंसानियत का मामला है। तो लेकिन आप ये समझते हैं कि ज़रा बयानबाजी में भी थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए? मुझे लगता है आपने भी कुछ बयानबाजी के हवाले ज़रा से गैर मोहतात रहे आपकी, जनाब वो C कैटेगरी है, या तो होते नहीं है कोरोना पेशेंट, लेकिन डिक्लेयर कर दिया जाता है सिंध में, और लॉकडाउन किया तो मैं सड़कों पर निकाल दूंगा। हमें ज़रा सा ये नहीं मैसेज देना चाहिए कि भाई ये सियासत ज़रा इससे अलग है इस मामले से?
नहीं देखिए जी, मैं अपने स्टैंड पे था, मैं अपने शहर के साथ खड़ा था और जो शहर के हालात थे जिसमें बेरोजगारी बहुत ज्यादा हो रही थी, परेशानी थी, सो व्हाट आई फेल्ट, जिस तरह लोग मेरे पास आते थे, मुझे डिमांड करते थे, तो मेरी अपनी जिम्मेदारी थी कि मैंने उनके लिए आवाज उठाना है। फैसले गवर्नमेंट ने करने होते हैं, इंप्लीमेंट करने होते हैं। एसओपीज के खिलाफ तो मैंने कभी भी बात नहीं की। मैं हमेशा से कहता हूँ और आज भी कहता हूँ कि एसओपीज होने चाहिए, इंसान को एहतियात करना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। लेकिन एक कैटेगरी तो कोई एग्जिस्ट नहीं करती ना, जो आपने कहा कि यहाँ सी कैटेगरी का है और ये वो, तो बस कोरोना तो कोरोना है, कैटेगरीज तो WHO ने नहीं बताई अब तक कोई। वो मैं फोन रखने के बाद आपको व्हाट्सएप कर दूंगा कहाँ पे मैंने उसकी कैटेगरी का पढ़ा था। अच्छा, सही है, और ठीक। मैं आपसे शेयर कर लूंगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी ने उसके बारे में लिखा है। हाँ ठीक, ये तो जरूर आप पढ़ लीजिएगा, उसका लिंक मैं आपको जरूर शेयर नहीं जी, मैं लोगों से शेयर करूँगा। और जाते थे मारिया, आप बता दीजिए क्या आपने डाइट वगैरह, चूंकि अभी टोटके और ये सब कुछ बहुत चल रहा है, तो आप बता दें क्या खाया क्या नहीं खाया जी। एक बात तो कोई जो खाया नहीं खाया वो तो मैं जो भी बात करूंगी, लेकिन प्लीज एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिकॉज कोई एक दर्जन से ज्यादा लोगों ने और मोहब्बत में, अकीदत में, प्यार में मुझे मशवरा दिया कि आपने सना मछली का कावा लेना है। जी, और जी, मैंने तो मेडिकल एक्सपर्ट से पूछे बगैर कुछ किया नहीं, तो मैंने फौरन से पहले अपने डॉक्टर फ्रेंड से पूछा, उन्होंने कहा है कि ये लैक्सेटिव है, ये इसकी वजह से आपको शदीद डिहाइड्रेशन होगी। जो पेशेंट्स ले रहे हैं, हमारे पास हॉस्पिटल आ रहे हैं, बुरी हालतों में पहुंच रहे हैं। इस डिजीज में वसीम आपकी ऑलरेडी इतनी एनर्जी कम होती है, इतनी लिथार्जी, इतनी फटीग है, आपके पेट में यूजली कुछ ठहरता नहीं है, आपका जिस्म और ज्यादा फ्लूइड मांगता है। अगर ऐसे में आपके सना मछली का कावा लेंगे तो अल्लाह माफ करे, ये आपके लिए खतरनाक हो सकता है और डॉक्टर्स इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं। तो प्लीज 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 मेरी ये गुजारिश है कि बाकी सब अपना नॉर्मल खाएं, फ्लूइड्स लें, लेकिन ये कावा प्लीज मत पीजिएगा। मेरे दोस्त ने पिया और वो बेचारा जिन अस्पताल जिन हालात में पहुंचा है, तो उसे रिस्पेक्ट था कि मैं ये बता दूं लोगों को, क्योंकि ये बहुत फैला हुआ है गलतुलाम के भी, इसकी वजह से शायद कोरोना चला जाता है। कोरोना वायरस है वो नहीं जाएगा इसकी वजह से, वायरस पैसे चीजें इफेक्ट नहीं करती, साइंस इसको सपोर्ट नहीं करती है ऐसे। बल्कि अबरार में फाइनल वर्ड आपको, इत्तेफाक से मेरी अबरार से बात हुई भी थी और मैंने उनको इत्तेफाक से यही सजेस्ट किया था कि बहुत इसकी एक भेड़ चाल चली हुई है, इसको लेना भी चाहिए। तो जो मैंने हर्बलिस्ट वगैरह से बात की, हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। बल्कि मैंने कहा भी था कि हमारा तो अपना ब्रांड ये सेल करता है, तो इट वेरी मच सूट्स मी कि लोग ज़्यादा खरीदें इल्साना मक्की, लेकिन ये ना खरीदें, इसको ज़्यादा ना लें। ये हफ्ते में एक दफ़ा से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, और वो भी आप जो भी लें डॉक्टर की एडवाइस के बगैर ना लें, कुछ भी हो। अबरार साहब फाइनल वर्ड आप बता दें, क्या आपने डाइट इंटेक किया? आपने अपनी बात कर दी कि डॉक्टर की एडवाइस जो है ना वो अपनी होना चाहिए। बाकी आप सना मछली का कहवा मुझे 2 दिन में एक बार मैं लेता था, और उसने सच पूछे तो मुझे तो उसने हेल्प किया। मैं ज्यादा हिमालय के बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन वसीम आपने जो चाय भेजी थी मुझे वो बड़ी अच्छी रही। अच्छा, गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल कशी साहब ने भी कुछ प्रोडक्ट्स भेजी थी, तो वो हिमालय वालों की, तो ये थोड़ी बहुत चाय। चले अबरार भाई, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, खुर्रम भाई आपके लिए, मारिया मेमन साहब आपके लिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, मैं सिर्फ वैसे एक बात कह रहा हूँ कि हमें इस अंदाज से चीज़ों को बहुत अलग करना चाहिए। मसलन अबरार भाई मेरे भाई हैं, जब वो लास्ट टाइम 11th आवर में आए थे, हमारा किसी बात पर आर्गूमेंट हुआ था, ये वो, तो शायद लोगों के जहनों में था कि जनाब तो बड़ी कोई लड़ाई वड़ाई से ये वो है। मुझे जैसे ही पता उन्होंने कोरोना का, मैंने फ़ौरन उनको फ़ोन किया, मैसेज किया, ये बात बताने का सिर्फ मकसद ये है कि अभी ये टाइम है कि हम बहुत आराम से चीज़ों को अलग अलग रख सकते हैं। मेरा आपसे किसी बात पर बहुत शदीद इख्तिलाफ हो सकता है, और इसका मेरा आपसे ताल्लुक पर किसी भी तरीके से कोई असर नहीं होना चाहिए। तो ख़ास तौर पर इस टाइम पर हम खुदा का वास्ता इन चीज़ों को छोड़ दें कि ये नून या पीपल्स पार्टी, ये ARY, जियो भाई, ये एक क्राइसिस है, मुसीबत है। उलमा बताएंगे कि अजाब है, वबा है, आजमाइश है, सब ने मिलकर लड़ना है और सब एक होकर से लड़ेंगे इंशाल्लाह, और इंशाल्लाह सुरखरू होकर निकलेंगे अल्लाह ताला ने चाहा तो। जाते जाते आखिरी मौजू है कि जनाब कोरोना से दुनिया तब्दील हो नहीं रही है, कोरोना से दुनिया तब्दील हो चुकी है, ऑलरेडी ये काम हो गया है, चाहे वो खेल का मैदान हो या और कोई मैदान हो। क्रिकेट के मैदान में अब आपको बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ नजर आएंगी। क्रिकेट के बहुत सारे नए कवानीन आ गए हैं, और साथ साथ पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भी जो इंग्लैंड का दौरा करने वाली है, कि जिसमें अगस्त से लेकर सितंबर तक पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैचेस और 3 T20s खेलने हैं। और उसमें पाकिस्तान की टीम के लिए स्पिन बॉलिंग कोच लगाया गया मुश्ताक अहमद साहब को, बैटिंग कोच लगाया गया है यूनुस खान साहब को। और अब एक नए माहौल में क्रिकेट होगी कि जिसमें नए रूल्स होंगे। गेंद चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोई खिलाड़ी अगर मैदान में थूक से गेंद चमकाता हुआ नजर आएगा तो इसमें होगा कि एम्पायर पहले उसे नरमी से मना करेंगे, फिर ये सिलसिला नहीं रुका तो फिर उसको, उस टीम को वार्निंग दी जाएगी, और उसके बाद एक इनिंग्स में अगर 2 बार वार्निंग हो गई तो उसके बाद जो बैटिंग साइड होगी उसको पेनल्टी के 5 रन्स दे दिए जाएंगे। इस तरीके से
पहली मतलब बहुत अरसे बाद दोबारा वो रूल जो सख्ती खत्म हो रही है और अब न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं होंगे बल्कि उसी मुल्क के एम्पायर्स होंगे ताकि एम्पायर्स को ट्रैवल ना करना पड़े क्रिकेट के मैदानों में। मैदान में खाली नजर आएंगे, क्रिकेट के खिलाड़ी आपको उस अंदाज से बगलगीर होते नजर नहीं आएंगे। टेस्ट मैच के दौरान अगर किसी खिलाड़ी में कोरोना की अलामात जाहिर हुई तो खिलाड़ी को तब्दील किया जा सकेगा। जो रिव्यूज हैं वो 2 के बजाय 3 होंगे टेस्ट क्रिकेट में, वनडे इंटरनेशनल में 1 के बजाय 2 होंगे। नई क्रिकेट, नया माहौल, ये कैसे माहौल में क्रिकेट खेली जाएगी। और पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के हाल ही में मुतय्यन होने वाले स्पिन बॉलिंग कोच जनाब मुश्ताक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम मुश्ताक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया वक्त देने का। पहले तो बताएं, हमने 3 टेस्ट और T20 खेलने इंग्लैंड से, और आप तो इंग्लैंड की टीम के साथ रहे हैं 2008 से 14 तक स्पिन बॉलिंग कोच रहे इंग्लैंड क्रिकेट टीम के। T20 में इंग्लैंड इस वक्त दुनिया की नंबर 1 टीम है, हम 4थे नंबर पर हैं। टेस्ट में इंग्लैंड 4थे नंबर पर है, हम 7वें नंबर पर हैं। तो है उम्मीद रखें हम इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी चीज़ को भी आप जब खेलने जाते हैं ना वसीम, जब हम खेला करते थे ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलने हैं, जहाँ पे भी खेलने हैं, सबसे पहले जो स्पोर्ट्समैन को और ज़िंदगी में किसी चीज़ को भी बंदा को काम करता है ना, उसका बिलीव होना बड़ा ज़रूरी है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा कि हम जीत सकते हैं। फिर उसके बाद आप स्ट्रेटजी बनाते हैं। पहला स्टेप ये है कि मेंटली आपको टफ और बिलीव होना पड़ेगा कि हम ये टेस्ट सीरीज जीत सकते हैं, 2020 जीत सकते हैं। सही है, तो इंशाल्लाह ठीक। यूनुस खान साहब के उस पे आप क्या कहिएगा? बहुत लोगों ने बड़ा इस फैसले को सराहा कि यूनुस खान साहब की वापसी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। यूनुस खान के वर्क एथिक्स में उनके साथ खेला भी हूँ। एंड ऑफ माई कैरियर में थोड़े से उनके मैच खेला हूँ, फर्स्ट क्लास उनके साथ खेला हूँ। और वसीम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उनके वर्क एथिक्स इतने ज़बरदस्त हैं कि जितने भी यंगस्टर्स हैं, जब हम खेला करते थे, हम एज ए कोचेज़ उनको कहते थे कि अगर आपने अपनी गेम को हाईएस्ट लेवल पे लेके जाना है तो यूनुस खान जैसी रूटीन बना लो, उनके जैसे डिसिप्लिन और उनके जैसे वर्क एथिक्स आपने बना लो। उसके वर्क एथिक्स यूनुस खान के बहुत ज़बरदस्त हैं। और उसको जितना क्रिकेट का शौक है, अपने आप को बहुत उसने 7-8 बजे वो टूर्स पे सो जाता था, अगले दिन जाके उसी अपने वर्क एथिक्स को उसने कभी नहीं चेंज किया। चाहे उसका बुरा टाइम चल रहा है, चाहे वो अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, उसकी रूटीन कभी चेंज नहीं हुई। और ये एक यंग लड़कों के लिए सीखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यूनुस खान का एक्सपीरियंस और उसके जो वर्क एथिक्स हैं। आई थिंक इट विल बी वेरी वेरी हैंडी फॉर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। जबरदस्त। और मुश्ताक भाई, अब ये जो नए रूल्स हैं, मसलन ये गेंद चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर पाबंदी और फिर पेनल्टीज वगैरह भी हैं, इसमें सारी तफसीलात भी मैंने बताई। क्या ये बॉलर्स के लिए इस पे इफेक्ट होगा? इस पाबंदी से मुश्किल होगी बॉलर्स को? काफ़ी मुश्किल आएगी। देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वसीम, एक यूज टू होता है। आपकी मसल मेमोरी जो आपको कह रही होती है कि मैंने गेंद को चिमकाना है, मैंने गेंद को थूक लगाना है, वो कई दफ़ा आप गेम के अंदर इतना अनकॉन्शियसली होते हैं, बहुत सारे खिलाड़ी ये करते हैं क्योंकि आदत है। आदत है, ये आदत होती है। जैसे मैं स्पिनर हूँ, मैं कई दफ़ा थूक लगा के अपनी ग्रिप को बनाता था कि मेरी ग्रिप तगड़ी हो जाए, और उसके बाद मुझे नहीं पता चलना है जब मैच की कंडीशन। इसलिए इस टूर के ऊपर जो हमारा रोल होगा एज ए कोचेस बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि हमें जो जितना वक्त इंशाल्लाह उधर गुजारेंगे वो प्लेयरों को बार बार याद दहानी करानी पड़ेगी कि हमारे नेट प्रैक्टिस बड़ी की होगी वसीम। इसमें नेट प्रैक्टिस के ऊपर जैसे आपको पता है कि आप हग नहीं कर सकते, सेलिब्रेट नहीं कर सकते, आप अपील करने के लिए आपको कहना, आपने नेट प्रैक्टिस को इतना यूटिलाइज करना है कि नेट प्रैक्टिस को आपने इतने अच्छे तरीके से यूज करना है कि वो आपका मैच बन जाए, ताकि वो आपके जो वर्क एथिक्स हैं, जो आपकी वो हैबिट्स हैं, वो आपके ग्राउंड के अंदर चली जाए। अगर मैं गलत नहीं हूं मुश्ताक भाई, तो दुनिया क्रिकेट में जब से क्रिकेट का पहला मैच खेला गया उससे लेकर अब तक क्रिकेट के मैदानों में पहली मरतबा होगा कि इस अंदाज से क्रिकेट खेली जाएगी कि जब कोई सेलिब्रेशन हो तो बगलगीर नहीं होना, और फिर जनाब ये भी नहीं करना, थूक भी नहीं लगाना, तमाशाई भी ना है मैदान में। क्रिकेट की इजाद से लेके अब तक ये बिल्कुल पहली मरतबा क्रिकेट इस माहौल में खेली जाएगी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। वैसे हम हंसा करते थे इस बात पे कि आपको याद होगा कि अगर हम अपनी क्रिकेट को उठा के देख लें तो आज से कोई जितने जब क्रिकेट शुरू हुई थी तो जो वो ब्लैक एंड व्हाइट वीडियोस होती थी तो उसमें देखते थे बॉलर आके बॉल करता है, विकेट लेता है और सारे अपनी अपनी जगह पे खड़े हैं, इफ यू रिमेंबर दैट। तो ये एक वो कहते हैं ना, ओल्ड फैशन विल कम बैक। हमारी जो फैशंस होते हैं वो 10 साल बाद हर चेंज होते हैं, ये जिंदगी का दस्तूर है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें पता है क्या वसीम, क्रिकेट होने जा रही है। इस
सिचुएशन के अंदर खेलों का होना बड़ा ज़रूरी है। अल्लाह करे सारी चीज़ें ठीक ठाक गुजर जाएं कि अगर खेलें होंगी तो लोगों का माइंड सेट चेंज होगा। इस वक्त जो खौफ और जो इस वक्त बंदे के जो आप अभी बात कर रहे थे, मैं आपकी बात सुन रहा था, इम्यून सिस्टम वैसे ही खौफ के साथ आपका आधे से भी कम हो जाता है। तो आपका ये खौफ डिवर्ट करने के लिए, वैसे तो हम मुसलमान हैं, हमारे पास दीन है, हमारे पास नमाज है, कुरान है, लोगों की खिदमत है लोगों से, जैसे आपने कहा कि इस वक्त लड़ाई झगड़ा नहीं, इस वक्त लोगों से सुलह करने का टाइम है, लोगों से मोहब्बत करने का टाइम है, लोगों को खुशियां देने का टाइम है। तो क्रिकेट आई थिंक इस वक्त बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि लोगों का माइंडसेट चेंज होगा, लोग अपने हीरोज को देखेंगे और क्रिकेट को एंजॉय करेंगे, थोड़ा सा इस सिचुएशन से। सही कह रहे हैं। आपके ख्याल में ये आईसीसी वर्ल्ड टी20 जो कि 18 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में होना था, होना चाहिए और हो पाएगा आपके ख्याल में, जिसको हम टी20 वर्ल्ड कप कहते हैं? आई थिंक होना चाहिए। देखिए जल्दी नहीं फैसला करना चाहिए, मेरी अपनी पर्सनल राय है। वो ऑब्वियसली बेहतर तरीके से सोच सकते हैं, अंदर की बातें उनको पता है, मगर आई थिंक इस जैसे न्यूजीलैंड है, अभी न्यूजीलैंड की बातें चल रही है कि अगर यही वर्ल्ड कप को अगर आप न्यूजीलैंड में शिफ्ट कर दें तो न्यूजीलैंड के तो रग्बी के मैचेस भी शुरू हो गए हैं, वहां पर तो क्राउड का पूरा क्राउड ग्राउंड में आ गया है। तो ऑफिशियली कोरोना फ्री हो गया है ना, सारा कुछ खोल दिया उन्होंने, सब कुछ ऑफिशियली। एग्जैक्टली तो आईसीसी के पास ये बड़ा इजी मौका है कि आप ऑस्ट्रेलिया के साथ ही तो न्यूजीलैंड है, आप न्यूजीलैंड के साथ आप न्यूजीलैंड को यूटिलाइज कर लें, वहाँ के ग्राउंड्स भी बड़े आला हैं, आपको क्राउड भी मिल जाएगा। और जो इस वक्त लोगों को, जो प्लेयरों को चाहिए कि क्राउड के सामने जाके मैच खेलना और उनके सामने अपनी परफॉर्मेंस करना, आई थिंक अगर न्यूजीलैंड को भी आईसीसी अपने जेहन में रखे तो बहुत अच्छी बात होगी। और मुश्ताक भाई, ये जो न्यूट्रल एम्पायर्स नहीं होंगे, इससे कोई फर्क पड़ेगा खास? यानी अब उसी जाहिर अगर हम इंग्लैंड जा रहे हैं तो फिर इंग्लैंड के एम्पायर्स होंगे और जाहिर है आईसीसी का पैनल उसको अप्रूव करेगा, लेकिन उसकी वजह से जाहिर है निस्बतन कम तजुर्बेकार एम्पायर्स होंगे। इससे कोई फर्क पड़ेगा या चूंकि अभी वक्त की ज़रूरत है तो पर ठीक है, इजीली एक्सेप्टेबल हो जाएगा ये सबके लिए? नहीं, आई थिंक ये आईसीसी का रूल है और आईसीसी का रूल जो बनेगा वो बड़े सोच समझ के बनाएंगे कि शायद उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को इंटरफेरेंस और उनको बुलाने की कोशिश नहीं की। लोकल अंपायर्स के ऊपर डेफिनेटली प्रेशर डबल हो जाएगा। अगर उनके जो फैसले होंगे रिव्यू लेने के बाद अगर उनके डिसीजन ख़राब होंगे तो थोड़ा सा उनके ऊपर डबल प्रेशर पड़ जाएगा। तो आई थिंक इसमें जो लोकल अंपायर्स होंगे उनके ऊपर प्रेशर होगा और उस प्रेशर का एडवांटेज, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, सम टाइम आपकी अपोजिशन टीम को, अवे टीम को चले जाएगा, क्योंकि अंपायर ने बड़ा कोशिश करनी है कि उसको उसके बारे में ये राय कायम ना की जाए कि इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा है। तो क्योंकि आईसीसी का नॉमिनेटेड हुआ होता है तो आई थिंक उनके ऊपर डबल प्रेशर होगा एम्पायर के ऊपर इस बात के। शाह भाई, ऑल द बेस्ट। ये जो हमारा टूर आ रहा है उसके लिए इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप इस हब्स और घुटन के माहौल में पाकिस्तान की नेशन को कुछ रीजंस दे सकें स्माइल करने के और खुश होने के। इंशाल्लाह बहुत सारी दुआएं आपके साथ और पूरी टीम के साथ। कुछ कह रहे हैं मुश्ताक साहब? बड़ी क्विकली 30 सेकंड की बात करता हूं। जी जी प्लीज, आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से बात कर रहा हूं। इस वक्त घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह उस आदमी से बड़ी मोहब्बत करता है जो अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। हमें अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखनी चाहिए, लोगों को खुशियां बताएं, बुरी खबरों से ज़रा थोड़ा सा बचें, क्योंकि जो अल्लाह की तरफ से फैसले होने, हमारा बीइंग मुसलमान हमारा यकीन है कि सब कुछ अल्लाह से होता है। SOPs को ज़रूर आप अपना फॉलो करें, आप अपने प्रोटेक्शन के लिए, ये भी सुन्नत तरीका है, आप उसको ज़रूर इख्तियार करें, मगर इस वक्त घबराने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ रहे हैं, हमारा ईमान है और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि ये कोरोना वायरस अल्लाह जल्दी ख़त्म कर दे। इंशाल्लाह। बहुत नवाज़े, बहुत शुक्रिया सर। आपने कहा एहतियात का दामन बिल्कुल आ रहे हैं, ये अप्रोच भी नहीं होनी चाहिए। आई एम श्योर मुश्ताक भाई भी इसे एग्री करेंगे कि जी मैं तो कोई एहतियात कुछ नहीं करूंगा, अल्लाह ने बचाना होगा तो बचाएगा नहीं। उसी अल्लाह ने हमें अक्ल भी दी है, कहा भी है कि अपनी जान बचाने के लिए जो कुछ कर सकते हो वो करो। ये भी बताया है कि आपके किसी एक एक्शन की वजह से किसी और की जान को खतरा, उसको कितना बड़ा वो एक गुनाह है। तो ये पूरी एहतियात करें और उसके बाद ज़ाहिर है हमारा ये अकीदा है जो रात कब्र में है वो है, लेकिन एहतियात के साथ हम में से ज़ाहिर है कोई भी ये नहीं करता कि हम ट्रक के सामने जाके खड़े हो जाएं कि भाई अगर रात कब्र में होगी तो आएगी, नहीं होगी तो नहीं आएगी, अल्लाह ने बचाना होगा तो बचा लेगा। हम में से कोई भी ऐसी बेअकली नहीं करता। तो ये बेअकली भी ना करें, पूरी एहतियात करें, पूरी कोशिश करें। उसके बाद ज़ाहिर अल्लाह ताला पे छोड़ दें। मुसलमान के लिए तो मैंने कल परसों एक जगह पर पढ़ा सरकार दो आलम से ही मंसूब कि सब्र यानी मुसीबत में दोनों हवालों से मफहूम ये था, दोनों हवालों से फ़ायदा ही फ़ायदा है। सब्र करे तो भी फ़ायदा है, मुसीबत में शुक्र करे तो भी फ़ायदा है। तो वो तो हमारा ज़ाहिर ईमान है और अल्लाह ताला से निकालेगा बहुत जल्द इंशाअल्लाह। ज़िंदगी रही सेहत रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।